हाँ, हम बात कर रहे थे कि आपको जो है इससे पहले आप मालूम है कि हम कई वीडियो आपको जो है ना हमारे मिशन आईएएस संस्थान के चैनल में हम डाल चुके हैं। और हम वही बात कर रहे थे कि बिल्कुल आपको एक 1 बाय 1 हम वीडियो हम डाउनलोड कर रहे हैं, आपको चैनल में हम बिल्कुल वीडियो भेज रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप तैयारी के लिए मन आप बनाए हैं तो कंप्लीट रूप से तैयारी का बेसिक जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छी तरह समझिए। अगर इसको अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो आपका तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। कि जब तक आप तैयारी अगर ठीक ढंग से आप नहीं करेंगे आपको सफलता मिलेगी नहीं। और अच्छे ढंग से तैयारी आप तभी कर सकते हैं जब आपको अच्छा गाइड मिलता है या फिर आपको आपका सही एग्जामिनेशन के सही रिक्वायरमेंट आपको पता है, सही आपको जब उसका जो एसेंशियल चीज़ है उसको अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको जो है इस तरह पढ़ते ही रहेगा, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो बार बार एक ही चीज़ ये है कि आपको कोचिंग का तो कमी नहीं है, पढ़ाने वाले भी खूब पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले इनकी बैकग्राउंड देखना जरूरी है। जितने भी 99% कोचिंग है सिर्फ एक कॉमर्शियल है, सिर्फ जिसको जीवन में कुछ हुआ नहीं है तो अपना पेट पालने के लिए ऐसा काम करते हैं और बिल्कुल छाए हुए भी रहते हैं। इसलिए आप जो है बिल्कुल जो है उनकी जो है ना बिल्कुल एक हवा में जैसे कि भीड़ में आप बहते हैं उसी तरह अगर बह जाइएगा तो फिर आपका लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए पहले एग्जामिनेशन का समय के अनुसार एग्जामिनेशन का ट्रेंड भी चेंज हो जाता है और उस ट्रेंड के अनुसार आपने आपको ढाल नहीं सका तो फिर आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। इसलिए जैसा क्वेश्चन का जैसे पैटर्न चेंज होता है तो आपने आपकी तैयारी का भी पैटर्न चेंज करना होगा, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। हम इसके बाद हम राइटिंग स्किल के भी लिए हम बात करेंगे। उसके बाद जो है ना एक 1 बाय 1 हम चीज़ करते रहेंगे। आपको जो भी ज़रूरत है आप हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे संस्था जो बिल्कुल BM दास रोड जो है रमना रोड के बगल में पटना में है, आप आके किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अब हम शुरू करते हैं जो है हम प्रेशर बेल्ट अभी हम बताएंगे आपको कि इंडियन मॉनसून को समझने के लिए प्रेशर बेल्ट को समझना जरूरी है। अगर प्रेशर बेल्ट को अच्छी तरह आप समझते हैं तो पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेटिक जोन और इंडियन क्लाइमेटिक जोन, इंडियन मॉनसून सब कुछ आराम से आप समझ सकते हैं और वो ऐसा बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर कि वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन आपको हिला नहीं सकता है। तो यही बात सिर्फ समझने की है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनने से है। रटते रहिएगा, हजारों रटते रहिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाएगा तो क्वेश्चन तो एक भी नहीं बनेगा। रटने से अगर क्वेश्चन बनता तो फिर जो है ना फिर एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है उसका फिर कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए रटाने वाली बिल्कुल जो है ना ये सिविल सर्विस तो रटाने वाले के लिए नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट रूप से इसके लिए बेसिक चीज को जानना जरूरी होता है। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रेशर बेल्ट का बात करेंगे। प्रेशर बेल्ट का बात हम करते हैं। प्रेशर बेल्ट को आप अच्छी तरह समझिए। प्रेशर बेल्ट में ये क्या है, ये आपको समझना क्या है। ये 0 डिग्री एक आपको ये विषुवत रेखा है, जिसको विषुवत रेखा विषुवतीय वृत्त भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसमें ऊपर दिखता है लेकिन ये पूरी तरह से गोल है। तो ये विषुवतीय वृत्त है जो पूरा ग्लोब को, पूरा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तो पूरा 2 भागों में बांटता है तो उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी उत्तर को नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिण को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ये इक्वेटर है। आपको इंग्लिश जो भी इंग्लिश वाला टर्म है उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इंग्लिश वाला टर्म आप नहीं जानते हैं तो फिर क्वेश्चन में आपको गड़बड़ा जाएगा। कभी कभी होता है प्रॉब्लम, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हर चीज आप पढ़ते हैं तो इसके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी होता है। इतनी बार रिपीट होगा तो वो अपना दिमाग में बैठ जाएगा। याद करना कुछ भी नहीं पड़ता, सब अपने आप बैठ जाता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री को हम कौन सा रेखा कहते हैं, यानी जितने भी वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, यानी बाएं हाथ की तरफ को हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, और दाएं हाथ की तरफ को हम ईस्ट कहते हैं। तो वेस्ट और ईस्ट से मिलाने वाली, पश्चिम पूरब से मिलाने वाली जितनी भी रेखा होगी सबको अच्छे से रेखा कहेंगे। और बिल्कुल ऊपर में इसको हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे को साउथ, यानी उत्तर और इधर दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण, इधर से नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जितने भी रेखा होगा ये सब को हम दिशांतर रेखा कहते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड ये लैटिस लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो आपको लैटिट्यूड है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है।
तो लैटिट्यूड ये हो गया और बिल्कुल जो है ये लॉन्गिट्यूड ये हुआ। तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाले जितने भी रेखे होंगे सब को आपको हम क्या कहते हैं, सब लॉन्गिट्यूड होगा, सब दिशांतर रेखा होगी। और आपको वेस्ट से ईस्ट मिलाने वाली जितने भी रेखा होगा सब अक्षांश रेखा होगा। और जो टाइम जो वेरिएशन करता है कि यहाँ पर ये इतना बजे तो आपका अमेरिका में कितना बजे होगा, हम अक्षांश और दिशांतर के चैप्टर में भी इन्हीं समय उस चीज को हम जानेंगे, उसके मापन करेंगे कि अभी इतना है तो फिर आपको जो है बांग्लादेश में कि क्या टाइम होगा, फिर आप अगर यहाँ पर यहाँ है तो फिर सऊदी अरब में कितना टाइम होगा, अमेरिका में कहाँ, लंदन, जहाँ पर आप जाएंगे वो आराम से काउंट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह ग्लोब को तो समझ ले पहले, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो उसका एक चैप्टर ही है, उसको आराम से बिल्कुल मैथमेटिकल ढंग से उसको हम समझेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो फिर आप कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, इसका टाइमिंग और आपको जो है बिल्कुल जो है आपके घर का टाइमिंग में कौन कितना सेकंड का डिफरेंस होगा वो भी आप निकाल लोगे। इसलिए आप अगर आप समझते हैं तो फिर आप कोई चीज आसान नहीं रहता, पहले समझ ले हम। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन मॉनसून आज हम समझेंगे। तो इंडियन मॉनसून समझने के लिए प्रेशर बेल्ट को समझना जरूरी है। तो प्रेशर बेल्ट में क्या है कि ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी को हम जो है पृथ्वी का 0 डिग्री, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाला जो रेखा होता है, जो वृत्त होता है, जो रेखा होती है उसी को हम विषुवतीय रेखा कहते हैं, विषुवतीय वृत्त कहते हैं। तो यही इक्वेटर जो है नॉर्थ और साउथ यानी पूरे अर्थ को दो भागों में बांटता है। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध होगा, ये विषुवत रेखा होगी। अब इसमें हम प्रेशर बेल्ट को हम देखेंगे, अलग अलग करके हम देखते चलेंगे कि यहाँ पर जो है इसकी बात हम करते हैं। इसके बाद करते 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं। ये भी नीचे भी हम बात करेंगे, ये आप नीचे बात करते हैं। ये भी आपको जो है 30 डिग्री साउथ है, 30 डिग्री साउथ और बिल्कुल 35 डिग्री साउथ। फिर ऊपर में हम बात करते हैं, ये आपको 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ। ये हाई प्रेशर इसको कहते हैं, इसमें इसको लो प्रेशर, इसको हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर और ये आपको जो है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसको हम लो प्रेशर कहेंगे और इसको हाई प्रेशर कहेंगे। और फिर नीचे यहाँ पर जो है 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ, इसको हम लो प्रेशर, और नीचे भी इसको लिखा 85 डिग्री साउथ या 90 डिग्री साउथ, इसको हाई प्रेशर कहेंगे। तो ये पूरा ग्लोब का है और ये 85 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। तो ये भी हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तो ये ग्लोब में समझना होगा कि एक एक नाम जानना जरूरी होता है कि आखिर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको नाम पहले आप समझ लें। और नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले जानते कहां पर हाई प्रेशर, कहां पर लो प्रेशर, इसका क्या रीजन है, इसको पहले हमको समझना होगा। जिसको समझने के लिए पहले हम नाम जान लें कि आखिर में इक्वेटर क्षेत्र में इसको हम क्या कहते हैं, किस पर आप बात करेंगे। तो यहां पर हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं इसको। ये हिंदी में जो आप आराम से लिख सकते हैं, विषुवत-रेखीय निम्नदाब पेटी। ये विषुवत-रेखीय निम्नदाब पेटी होता है और ये इसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट भी बोलिए, जोन भी बोल सकते हैं। तो ये और इसके हिंदी में आप लिख सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। इसी तरह सेम टू सेम ये भी, इसका भी नाम वही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट, इसका भी नाम हम कैसे लिखेंगे, हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, हिंदी में क्या करेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। इसका नाम कहेंगे उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी, यानी सबपोलर लो प्रेशर, इसको सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, लो प्रेशर बेल्ट, इसको हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी। इसी तरह सेम टू सेम यहां भी सबपोलर लो प्रेशर
बेल्ट, उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी। यहां पर हम क्या कहते हैं कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। और ये क्या है, ये भी वही पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये आपको जो है ये बिल्कुल सारे पेटी का नाम है, ये पेटी नाम है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब इक्वेटर में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच लो प्रेशर का रीजन क्या है? क्या है, आप अपने से बोल देंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। एक चीज को रीजन को आप समझना है, तब चीज सब आसान हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर का रीजन क्या है कि लो प्रेशर है। ये यहाँ पर लो प्रेशर का रीजन क्या है? आप ये नाम इक्वेटोरियल लो प्रेशर नाम तो मैंने ही दिया, आपने ये बिल्कुल आपको पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर का रीजन क्या है? तो यहाँ पर लो प्रेशर का रीजन यही है कि आपको ये समझना होगा कि जो पृथ्वी जो है, यानी सूर्य जो है, सन की बात हम करते हैं, सूर्य जो है ना बिल्कुल पृथ्वी पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं, जिसको हम कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये कर्क रेखा हुआ आपका, तो ये कर्क रेखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा की बात करते हैं। और ये क्या है आपको बिल्कुल जो है इस साइड में यहाँ पर क्या है, मकर रेखा, ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों बिल्कुल जो दोनों रेखा, ये सूर्य जो है आपको पूरा सालों भर आपको इसी के बीच में ही रहता है। अब हम मूवमेंट को सिखाएंगे कि कैसे पृथ्वी के चारों तरफ अर्थ घूमता है। फिर आप जो है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है, तो पृथ्वी जो सामने होता है, तो चूंकि ये अपने अक्ष पर झुका हुआ होगा, तो बिल्कुल जो है ये वही पोर्शन पर ही सूर्य पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, बाकी इसी जगह पर है। तो यहाँ पर ही आपको समझना है कि सूर्य जो है जो कर्क और मकर रेखा के बीच ही रहती है, ना उसको ऊपर जाता है ना इसके नीचे आती है। तो कर्क रेखा में, यानी कर्क रेखा पर जहां पर सूर्य इसी के बीच में चमकता है, यानी सूर्य इससे नॉर्थ में नहीं जाता है और इसके साउथ में नहीं आता है, यानी कर्क रेखा यहाँ पर जो सूर्य जिस दिन होता है कर्क रेखा के ऊपर, वो 21 जून कहलाता है। 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा को ऊपर होता है, और यहाँ पर मकर रेखा में जो होता है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और यहाँ की बात हम करते हैं, यहाँ की बात हम करते हैं कहां पर, इक्वेटर पे, एंड इस जगह पर कब होता है, इस जगह पर 0 डिग्री पर, 0 डिग्री जो होता है इस पर कब होता है? ये आप कहते हैं कि ये आपको जो है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ये बिल्कुल जो इक्वेटर के ऊपर होता है, विषुवत रेखा के ऊपर होता है। याद रखना है ये 21 जून में कर्क रेखा के ऊपर यानी कैंसर के ऊपर, और कैप्रिकॉर्न के ऊपर 22 दिसंबर में, और इक्वेटर के ऊपर जो है साल में 2 बार परपेंडिकुलर होता है, एक 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरा साल भर में बिल्कुल जो है 2 बार परपेंडिकुलर होता है। तो आप कहेंगे 21 मार्च में पहले यहाँ पर है, और 21 मार्च से सीधा ऊपर चलना शुरू करेगा, 21 मार्च से सीधा ऊपर, 21 मार्च अप्रैल मई जून तक यहाँ पहुंचेगा, और जून से फिर नीचे चलना शुरू करेगा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में फिर यहाँ इक्वेटर में, और फिर आगे जाकर दिसंबर होते होते यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा 21 मार्च से ऊपर जाना शुरू होगा, 21 मार्च से यहाँ पर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद आपको जो है जून में, तो 21 जून को यहाँ पहुंच गया, फिर उससे दाईं नीचे की ओर मुड़ने लगा, तो यहाँ पर 23 सितंबर को, फिर दिसंबर तक यहाँ पर पहुंच गया। इसी तरह चक्कर काटता रहता है। तो यहाँ पर बात यह जाती है कि सूर्य जो है ना पूरे सालों भर यहीं पर लगभग चमकते रहता है, परपेंडिकुलर चमकते रहता है। तो यहाँ पर सूर्य जब रहता है सामने में, तो इस वाला एरिया में दो बार परपेंडिकुलर रहता है, और बिल्कुल यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह पे रहेगा। लेकिन मैक्सिमम जो है ना बिल्कुल जो है आप देखते हैं कि इस जगह पर सनलाइट ठीक ठाक पड़ता है, यानी आपको सूर्य यहाँ पर 2 बार परपेंडिकुलर है, तो 2 बार परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, और जब सबसे अधिक टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ की हवाएं गर्म होती है, और वहाँ जब हवा गर्म होगा तो हल्का होगा, और हल्का होगा तो ऊपर उठेगा। याद रखें, हवा जब गर्म होता है तो हल्का होता
और जब हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ पर लो प्रेशर नहीं होगा। जो आपको कोई भी चीज जो है, अगर पानी गर्म करते हैं तो पानी जब भाप बनता है तो हल्का होता है, हल्का होता है तो ऊपर उठता है। तो जो चीज होगा गर्म, जहां पर चीज होगा तो जब गर्म होता है तो सब अपना जगह छोड़ देता है। उसका मतलब वहां पर क्या है, जो प्रेशर बना हुआ था वो खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होगी, जहां पर टेम्परेचर का यहाँ पर इंसुलेशन अधिक है और सूर्य से आने वाली सूर्य ताप अधिक है, और सूर्य ताप का अधिक होने से, सूर्य ताप एक एनर्जी है, सूर्य सनलाइट जो पड़ता है यहाँ पर तो वो एक एनर्जी पड़ता है, और एनर्जी इस पूरे भाग को, पूरे हवा को गर्म कर देता है। तो गर्म कर देने के बाद जहां पर सनलाइट अधिक पड़ेगा वहां पर तापमान अधिक होगा, स्वाभाविक है। जहां तापमान अधिक होता है तो वहां का हवा गर्म होता है, और गर्म होकर हल्का होकर सीधा ऊपर उठने लगता है। तो नीचे में क्या होगा, लो प्रेशर नहीं होगा। हवा तो जो था, यानी जो यहाँ पर जगह बना के रखा था, बैठा हुआ था सब, बिल्कुल बोझ बना हुआ था, और बिल्कुल गर्म जैसे हुआ तो बिल्कुल वो अपना जगह छोड़ देता, हल्का नहीं हो गया। तो बिल्कुल जो ना हवा गर्म हमको ऊपर उठ गया, उठने के बाद जो यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। और यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, तो ये इसको हम मिटा देने के बाद हम इस पर देखते हैं। हवा गर्म हुआ तो गर्म होने के बाद ये हवा जब उठेगा कहीं तो बैठेगा। ये तो हवा यहाँ पर सूर्य परपेंडिकुलर पड़ता है। यहाँ का हवा जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद सीधा ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि कभी तो ऊपर उठते उठते ठंडा होगा, क्योंकि जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होता है। और तापमान में क्यों कमी होता है आपको अच्छी तरह पता है। कैसे कमी होता है कि भाई ऊपर जैसे जैसे कोई भी चीज जाता है तो तापमान में कमी क्यों होता है। तो तापमान कमी होने के रीजन है कि तापमान कमी होता है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा ये अगर पृथ्वी है, और पृथ्वी का अगर ये वायुमंडल की बात अगर हम करते हैं कि ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या होता है, ये अगर वायुमंडल है तो वायुमंडल में नीचे उसकी डेंसिटी अधिक होती है। यानी वायुमंडल क्या, वायुमंडल जो है, हम पृथ्वी पर जो हमारा हवा जो सांस लेते हैं, ये हमारा वायु का आवरण है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं की आवरण होता है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों तरफ ऊपर नीचे सब क्या होता है, हवाओं के आवरण है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, यानी वायु का मंडल कहते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी के निकट वाला वायुमंडल में उसकी डेंसिटी अधिक होता है। वायुमंडल में तीन चीज होते हैं, एक धूलकण होता है, और फिर दूसरा क्या होता है कि बिल्कुल जो है गैस होते हैं, और बिल्कुल जलवाष्प होते हैं। तो जलवाष्प, ये तीनों चीज मिलाकर आपको वायुमंडल का निर्माण होता है। ये वायुमंडल में तीन है, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है कि यहाँ पर वायुमंडल, यहाँ पर अगर सूर्य से कोई रोशनी अगर निकलती है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि सर आप जरा बताइए हमको कि सूर्य जब ऊपर में तो सबसे अधिक टेम्परेचर तो ऊपर होना चाहिए, तो नीचे क्यों टेम्परेचर होगा। ऊपर जाने से तो और गर्म होना चाहिए, तो ऊपर जाने से टेम्परेचर कम क्यों होता है। तो यहाँ पर रीजन एक ही चीज होता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर का कई लेयर में बांटा हुआ है, किस लेयर में कौन सा, सब लेयर का अलग अलग फीचर्स है, उसमें कुछ विशेषताएं, कुछ मूल चीजें मिलती है, जिसके वजह से जो है इसमें आपको इस तरह चीज देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले इस चीज को आप समझिए, ये हमारा वायुमंडल, ये वायुमंडल हवा के जो आवरण है, हमारा चारों वायुमंडल है, उसके कई लेयर है। पृथ्वी के निकट वाला जो लेयर है उसके नीचे हम क्या कहते हैं, आप नाम सुने होंगे, क्षोभ मंडल है, समता मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है, ये सारा चीज आप सुने। तो यहाँ क्षोभ मंडल की बात हम करते हैं, पृथ्वी से सटा हुआ जो मंडल है उसकी बात हम करेंगे। तो ये क्षोभ मंडल जो है, ये क्षोभ मंडल में क्या होता है कि ये डेंसिटी, यहाँ पर गैसों की, धूलकणों की, जलवाष्प की मात्रा यहाँ पर जो होता है तो सबसे अधिक किसमें होता है, नीचे होता है, क्योंकि भारी है। तो नीचे पृथ्वी क्यों वायुमंडल बनाया कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, सभी चीज को अपने निकट खींच के रखता है, इसीलिए उसकी चारों तरफ सब जगह पर तो वायुमंडल है नहीं। आप और भी बहुत सारे ग्रह हैं पृथ्वी की तरह तरह, और भी कितने कितने ग्रह हैं, तो सभी जगह पर तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा वायुमंडल का निर्माण हो रहा है, यानी वायुमंडल सब जगह पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना वायुमंडल का निर्माण हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तभी तो जीवन संभव हो पाया है। अगर आप जो है अपने वायुमंडल को भी अलग अलग लेयर में अलग अलग विशेषता है कि ये अगर क्षोभ मंडल है, सप्ताह मंडल है, फिर हम अगर आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल की बात हम करेंगे, सबका फीचर्स अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिस वायुमंडल में जो निचला लेयर है, जिस
जिसको हम क्षोभमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि धूलकण है, भारी होता है। आपको गैस में से जो भारी गैस क्या होता है, हल्का भी गैस होता है। आपको जलवाष्प है, तो ये सब के सब भारी वाला चीज नीचे रहेगा ना, और हल्का चीज ऊपर रहेगा। ऑटोमेटिक होता है, जो भारी होगा तो वजन से बैठेगा ना। अब भारी चीज और हल्का चीज को दोनों को ऊपर फेंकेंगे तो पहले कौन पहुंचेगा, भारी चीज पहुंचेगा। तो भारी मतलब नीचे रहेगा और हल्का ऊपर रहेगा। तो ये नीचे भारी चीज अधिक होते हैं और भारी चीज धूलकण अधिक नीचे होता है। गैस, भारी गैस नीचे ही होता है और बिल्कुल आपको जो है जलवाष्प में नीचे ही ज्यादा होता है। तो ये सारा चीज जब नीचे होगा तो स्वाभाविक बात है कि नीचे डेंसिटी घनत्व अधिक होगा वायुमंडल का। वायुमंडल में धूलकणों की संख्या नीचे अधिक होगी, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सूर्य लाइट पहुंचती है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि सनलाइट ये भी जो पहुंचती है तो सनलाइट भी पूरा सीधी रेखा में गमन नहीं करती, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है। उसका वेवलेंथ लेकिन बहुत छोटा होता है, उसका जो तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है। वो ऐसे चलती है, ऐसे चलते हुए जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वायुमंडल में डेंसिटी कम है, धूलकण जलवाष्प गैस कम है, तो इसको रोक ही नहीं पाता। वो तेजी से, चूंकि इसका वेवलेंथ कम है तो तेजी से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। पृथ्वी तक तो पहुंच गया, फिर भी क्या होता है कि लगभग 51% भाग जो है रिफ्लेक्ट होता है। सूर्य से आने वाली जितने भी सनलाइट, जितने भी किरण है, सूर्य से आने वाली लाइट का 51% भाग क्या हो जाता है, वो आप बिल्कुल वापस चला जाता है। इसमें कौन है, इसमें कुछ होगा कि वायुमंडल रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ आपको होता है कि बर्फीली क्षेत्र रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह अलग अलग रिफ्लेक्ट करेगा। हमें उस चैप्टर में हम देखेंगे, हमारा उस चैप्टर का वायुमंडल जब हम पढ़ेंगे, हम प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम अलग देखेंगे इसको। तो 49% पृथ्वी पर पहुंच गया आसानी से, तेजी से। इसका बिल्कुल जो है वेलोसिटी भी बहुत अधिक है, इसलिए इतना तेज यहाँ पर पृथ्वी तक पहुंच गया। तो पृथ्वी तक पहुंचा, लेकिन ये वायुमंडल को गर्म नहीं कर सका। क्यों भाई गर्म नहीं कर सका? क्योंकि ये कितना भी स्पीड कोई गर्म चीज है, तुरंत उंगली छोड़ के हम निकाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर कितना भी चीज गर्म, अगर ये पूरा गर्म हो जाए तो तुरंत अगर छोड़ के निकाले तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो ये इतना एनर्जी तो है, लेकिन इतना स्पीड है इसकी कि बिल्कुल स्पर्श करते निकल जाता है, इसलिए वो गर्म नहीं पड़ पाता है, ये आसानी से निकल। लेकिन ये जो पृथ्वी जो एब्जॉर्ब किया, पृथ्वी जो एब्जॉर्ब किया, तो पृथ्वी एब्जॉर्ब तो वो हीट को क्या करेगा, वो भी तो छोड़ेगा। आपका पृथ्वी देखें कि दिन भर में पूरा आपको पूरा मिट्टी उट्टी गर्म होता है, फिर रात में धीरे 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 सब ठंडा हो जाता है। इसका मतलब कि जो लिया था उसको क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है। तो ले रहा है तो छोड़ रहा है, तो उसको क्या कर रहा है कि ये जो छोड़ता है, तो छोड़ता है तो उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ा जाता है, सूर्य से लिया गया जो सनलाइट को पृथ्वी जो छोड़ता है, उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, हम आपको जो है बिल्कुल जो है टेरेस्ट्रियल वेव कहते हैं। ऊपर में जो है ना सनरे कहते हैं ऊपर वाले को, और पृथ्वी जो कहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल वेव कहते हैं, यानी पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण मतलब टेरेस्ट्रियल वेव। तो पार्थिव विकिरण की जो हम क्या कहते हैं, तो पार्थिव विकिरण की बात अगर करते हैं कि पार्थिव विकिरण ने पृथ्वी के द्वारा छोड़ा गया चीज को ऊपर आया तो सौर विकिरण, और नीचे वाले को पार्थिव विकिरण। ये सौर विकिरण है ये। अब ये पार्थिव विकिरण का जो वेवलेंथ होता है वो, इसका वेलोसिटी कम होता है लेकिन वेवलेंथ बहुत बड़ा, तो वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। ये जब भी छोड़ता है तो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे वेवलेंथ होता है। तो जब ये वायुमंडल डेंसिटी अधिक है, तो जब डेंसिटी यहाँ अधिक है तो इसको क्या इतना बड़ा वेवलेंथ वो आराम से रोक लेता है। अब बिल्कुल जो है ना उसको रोकता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यह नीचे वाला ज्यादा डेंसिटी अधिक है तो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा उसको रोकेगा, तो ये वाला पोर्शन उसको गर्म हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है तो इसकी एनर्जी की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसीलिए क्षोभमंडल को, ट्रोपोस्फियर को गर्म करने में आपको बिल्कुल क्या है, पार्थिव विकिरण का योगदान है। आप लोग तुरंत क्वेश्चन पूछेगा सौर विकिरण बात करेंगे, ये पार्थिव विकिरण, लेकिन वो प्रोसेस कौन सा होगा, यहां से गर्म जो हुआ, गर्म होने के लिए 3 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस का नाम क्या है, दूसरे को प्रथम को संवहन कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण कहते हैं ये प्रोसेस, कन्वेक्शन, आपको कंडक्शन और आपको रेडिएशन, ये 3 प्रकार से गर्म होता है।
संवहन में कैसे गर्म होता है, संवहन में गर्म होने के लिए कैसा होता है कि संवहन में अगर किसी वाटर को हम गर्म करते हैं तो गर्म वाला वाटर बिल्कुल क्या हो जाता है, साइड हट जाता है और बिल्कुल फिर वो उस जगह पर ठंडा चला जाता है। जैसे कि एक पूरा आप बर्तन में अगर पूरा पानी को लेते हैं, पूरा पानी एक चीज से गर्म होता है। रीजन क्या होता है कि पानी जब उबलने लगते हैं तो पानी का जो उबलने का मतलब है कि गर्म पानी हट रहा है, किनारे जा रहा है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, ये जब गर्म होता है तो जो गर्म वाला हवा है, जो वायु में जो गर्म होता है वो गर्म अपनी जगह छोड़ देता है, गर्म होकर हल्का होकर सीधे ऊपर उठने लगता है। तो ऊपर उठने लगता है, पहले ये गर्म हुआ, गर्म होकर फिर ये ऊपर उठने लगा तो ऊपर वाले को गर्म करता है। इसलिए गर्म वाला जो एयर है अपना जगह छोड़ देता है, हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। इसीलिए जो है बिल्कुल क्षोभमंडल को गर्म करने वाला प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संवहन प्रोसेस कहते हैं। आप कहेंगे कि वायुमंडल में ऐसे सारे वायुमंडल में सबका योगदान होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका योगदान होता है, संवहन का। संवहन वो होता है कि जो कुछ को आप गर्म कर रहे हैं वो गर्म वाला चीज अपना जगह छोड़ देगा और उसके जगह ठंडा चीज ले लेता है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर उठ जाता है, फिर उसकी जगह दूसरा ले लेता है। जैसे कि अगर किसी आपको अगर नदी में देखते हैं एक मुट्ठी पानी लेके उठाया तो फिर वो पानी आके भर जाता है, तो उसी तरह होता है ये संवहन। अपने स्थान को बदल कर उष्मा संचरण का हुआ विधि जिसमें बिल्कुल क्या है, गर्म अपनी जगह छोड़कर बिल्कुल छोड़ देता है और ठंडा अपनी जगह ले लेता है और फिर उस तरह के लगातार गर्म होते रहता है। और इस चारण में क्या होता है कि गर्म चीज को दूसरे चीज पर सटक के रखिएगा तो वो वाला गर्म हो जाएगा, कंडक्ट करेगा। यानी गर्म चीज के ऊपर सटे रहेगा तो ये भी गर्म होगा, ये कंडक्ट। विकिरण में वो होता है कि डायरेक्ट पड़ता है सनलाइट उस पर, सभी चीज पर सनलाइट क्या डायरेक्ट पड़कर गर्म करता है। होता है क्या कि अगर सब कुछ यहाँ पर कुर्सी है तो ऐसा सट के रखे गर्म नहीं, उसको तो सट के रखे क्या होगा, सनलाइट सबके ऊपर पड़ता है बराबर, सबको हिट कर रहा है, तो उससे मेथड को हम क्या कहेंगे, विकिरण कहेंगे। लेकिन हमारे इस क्षोभमंडल को गर्म करने में किसका योगदान है, संवहन का, कन्वेक्शन का। तो संवहन का योगदान होता है। इसीलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, चलो सुनिएगा ध्यान से। ये वाला जो है ना सनलाइट तो इसको लगभग जो है ना सूर्य इसके और इसके बीच में रहता ही है, तो सालों भर यहाँ पर लगभग परपेंडिकुलर रहता है, तो जिसके कारण यहाँ का हवा गर्म होगा, गर्म होकर धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, लो प्रेशर बन गया। ये तो आप समझ गए कि भाई इक्वेटोरियल क्षेत्र पर लो प्रेशर क्यों है, ये समझ गए। अब ये वाला गर्म हवा कभी तो ठंडा होगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ठंडा क्यों होगा, आप सीधे एक ही बात बोलेंगे कि बिल्कुल क्या आता है आपको वायुमंडल यह पृथ्वी के नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी तल से हम हमारे तापमान में कमी आता है, तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगा तो तापमान में कम होगा और तापमान कम होगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो कहीं तो बैठेगा। तो यहाँ पर आपको बोले कि भाई ऊपर जाने से ठंडा क्यों होगा, ये तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर जाकर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद कुछ इधर बैठे, यहाँ तो नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है कि यहाँ तो लगातार गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, तो कुछ उधर बैठेगा कुछ इधर बैठेगा। तो जब ये ऊपर उठा, उठने के बाद कुछ उधर मुड़ा कुछ इधर मुड़ेगा और कुछ उधर ऊपर वायुमंडल के ऊपर ऊपर जो चलता है उसको हम जेट कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जेट। ये यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठा, उठने के बाद कुछ उधर मुड़ गया और फिर कुछ इधर मुड़ गया और फिर यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जाते जाते ठंडा हो गया। देखिए यह ऊपर उठा, उठने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होगा तो नीचे तो बैठ नहीं पाएगा, कुछ उधर बैठेगा और कुछ इधर बैठेगा। उसी चीज को हम ऐसे लिखा, गर्म हुआ ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद कुछ उधर मुड़ेगा, फिर उधर मुड़ने के बाद यहाँ जाते जाते काफी ठंडा हो जाएगा, तो फिर नीचे इसके ऊपर बैठेगा। यानी ऊपर उठा, उधर मुड़ा, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर यहाँ पर बैठा, फिर ऊपर उठा, ठंडा हुआ, ऊपर उठा, फिर साउथ की तरफ बढ़ा, ठंडा हुआ, फिर इसके ऊपर बैठा। तो ये ऊपर उठता है और इसमें दो भागों में बढ़ जाता है, कुछ ऊपर उठ के जो है फिर यहाँ पर बैठता है। तो ये वाला को हम जेट कहते हैं। ये नीचे वाले को जो हम पवन जिसको विंड कहते हैं, ऊपर में अगर वायुमंडल में चल रहा है तो उसको हम जेट नाम देते हैं। इसको क्या नाम देंगे हम, जेट नाम देंगे इसको। और इसको जो अगर नीचे अगर चलता, अगर लैंड से स्पर्श करते हुए चलता, जमीन के सतह पर अगर स्पर्श करते हुए चलता, उसको हम पवन कहेंगे, विंड कहेंगे, हवा कहेंगे। और उसमें अगर ऊपर वायुमंडल के ऊपर चलता है तो उसको हम जेट कहते हैं, ठीक है, इसको हम जेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर बढ़ गया मालूम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ के गर्म हवा ऊपर उठा, ठंडा होकर इस क्षेत्र में बैठा और इस क्षेत्र में बैठा, तो यहाँ से ठंडा हुआ हवा गर्म हवा ऊपर उठ के जो इस क्षेत्र में जो बैठा, तो हवा बैठने से यहाँ हाई प्रेशर बना,
टेम्परेचर की वजह से नहीं। यहाँ पर बैठने से आपको अगर पूछे जाएगा कि बिल्कुल सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में हाई प्रेशर का क्या रीजन है, क्योंकि यही आपको रीजन दीजिएगा कि इक्वेटर क्षेत्र में जो गर्म हवा उठा, ऊपर उठने के बाद जब ठंडा होकर बिल्कुल जब इस एरिया में बैठा, कुछ इसी एरिया में बैठा, तो हवा के बैठने से यह हाई प्रेशर बिल्कुल क्रिएट हुआ है, ना कि टेम्परेचर अधिक होने से कम होने से हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल जो है ना हवा के नीचे बैठ जाने से आपको यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर अगर पूछेगा सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट का क्या रीजन, तो बिल्कुल इक्वेटर क्षेत्र में विषुवत क्षेत्र के गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडा होकर उसी क्षेत्र में बैठता है, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रेशर मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस जगह पर क्या रीजन है कि सब पोलर रीजन में यहाँ पर लो प्रेशर का क्या रीजन है, यहाँ पर डायनेमिक है, गतिज है। डायनेमिक क्या होता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है इसी डायरेक्शन में। तो जब एक लट्टू की तरह घूमता है, लट्टू समझ रहे हैं ना, एक लट्टू की तरह जब घूमता है तो ये पृथ्वी बेड़ा। यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करें, इसको मिटा देते हैं फिर हम बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? पूरा क्लियर है? यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करते हैं जैसे कि ये पृथ्वी है, अगर कोई और इसको क्या है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका जो है 0 डिग्री है, नॉर्थ है साउथ। अब ये ऐसे घूमता है, ये पश्चिम है पूरा, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे। तो ये आपने बिल्कुल चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब की तरफ जो घूमता है। तो आप एक चीज बताइए, इस सर्किल में, इस सर्किल अगर जो आपने अक्ष पर घूमता है तो सबसे तेज कौन वाला भाग घूमेगा इसका? जो कम एरिया में, कम एरिया में नहीं। अगर ये आपको लगता है कि अगर एक चक्कर लगाएगा, आप अगर किसी पर अगर बैठिएगा तो ये पूरा चक्कर जो लगाएगा तो इसमें से सबसे अधिक किसको दौड़ना पड़ेगा? सर्कमफेरेंस, वो पॉइंट पे जो इक्वेटोरियल यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि इसका बिल्कुल सर्कमस्टेंस सबसे अधिक होगा चारों तरफ। इस सबसे तेज घूमेगा ये वाला पोर्शन, यानी यहाँ पर डायमीटर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक यही ना होगा। यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह वाला जो पोर्शन है तो ये बिल्कुल ज्यादा छोटा भी नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं। यहाँ का सर्किल नॉर्मल सर्किल है, तो नॉर्मल जब सर्किल है और ये सर्किल सबसे बड़ा सर्किल है, ये तेज घूमेगा और ये सबसे स्लो घूमेगा, लेकिन ये मिडिल एक नॉर्मल वेलोसिटी के साथ घूमता है। तो इसके लिए क्या करता है कि ये यहाँ के हवा जो है जब तेज चलता है तो हवा सब पीछे भागेगा। गाड़ी जब चलाते हैं काफी तेज चलेगा तो हवा सब क्या होता है, तो ये जो बिल्कुल जो है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ तेज घूमता है तो हवा सब क्या भागेगा, पूरब से पश्चिम जाएगा। लेकिन ई वाला पोर्शन में एक नॉर्मल वेलोसिटी के साथ जाता है, तो वो हवा को अपने साथ भी लेके जाता है। तो कुछ देर तक अपने साथ लेके जाता है और उसके बाद वो कुछ इधर मुड़ जाता है, कुछ है जैसे कि पानी को लेकर हाथ में लेके चलेंगे तो खूब तेजी से अगर चलते हैं तो पानी से पीछे फेंका जाएगा, और तब धीरे धीरे चलिएगा तो कुछ देर आपके साथ चलेगा, फिर उधर मुड़ जाएगा, कुछ इधर मुड़ जाएगा, पता है कि नहीं? तो ये हवा को कुछ देर अपने साथ लेके चलता है, लेकिन हवा बिल्कुल उसके साथ में क्या होता है कि कुछ देर साथ चलता है और उसके बाद कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ ऊपर नीचे उतर जाता है। तो कहने का मतलब हो जाता है कि कहता है कि ये जगह का हवा जो है ये आपको बिल्कुल जो है पृथ्वी का अनुकूल तो चलता है, लेकिन पृथ्वी के यानी बिल्कुल इस ग्लोब के दिशा तो अनुसरण तो करता है, लेकिन कुछ देर तक साथ चलता है, उसके बाद कुछ ऊपर उठ जाता है, इस साइड में कुछ इस साइड में, क्योंकि हवा जो है कंप्लीट रूप से अब घूम रहा है। अब हवा जो है बिल्कुल जो है वायु एयर जो है, क्योंकि वायुमंडल है तो भारी भी तो है, यहाँ पर जैसे कि एयर है इसमें धूलकण भी है, जलवाष्प भी सब कुछ है। तो ये हवा जब जैसी पृथ्वी जो है बेस से नीचे घूमता है तो कुछ देर साथ में चलता है, उसके बाद जैसे थोड़ा सा वजन बढ़ता है इसमें तो कुछ उधर जाकर मुड़ जाता है, कुछ इधर मुड़ जाता है। ऑटोमेटिक होता है कि जब आप धीरे धीरे आप चलेंगे तो हवा टच करेगा तो आपको पता चलेगा। हवा अगर आपको कहने की अगर किसी भी हवा को ही आप लीजिए, पानी को लीजिए, तो पानी से हाथ को जैसे धीरे धीरे कीजिएगा तो देखिएगा पानी कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ पानी उधर भी मुड़ रहा है, कुछ इधर भी मुड़ रहा है। और तेजी की जगह तो उधर उधर नहीं, सारे हाथ को ऊपर से पीछे फेंकेगा। तो यहाँ पर पीछे फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर तक तो साथ में चलती है, लेकिन कुछ फिर दाएं और बाएं मुड़ जाता है। बात समझ में आ रही है?
तो ये हवा जो है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रास्ता, ये जगह खाली हो जाता है। ये जगह जब खाली हो जाता है तो खाली हो जाने के साथ जो है ना बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है कि जब खाली हो जाता है तो खाली हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब हवा उस जगह से जगह छोड़ती है तो लो प्रेशर बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ पर लो प्रेशर के कि यहाँ पर क्या होता है कि गतिज, इसको डायनेमिक कहते हैं कि डायनेमिक होता है इसलिए कि बिल्कुल पृथ्वी घूर्णन तो करती है कि यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी के साथ जो सर्किल घूमता है तो हवा कुछ देर तक तो अपने साथ में चलता है और उसके बाद कुछ देर आगे बढ़ने के बाद कुछ ऊपर और कुछ नीचे, कुछ इधर जाके और कुछ इधर जाके बैठ जाता है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ये इसी को कहते हैं, इसी में कहते हैं, इसी कारण यहाँ पर लो प्रेशर है। तो यहाँ पर लो प्रेशर इसके वजह से भी है और कुछ इसके तुलना में जब सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य का लाइट जो है यहाँ पर तो इसके तुलना में तो अधिक इसमें पड़ेगा। अगर इसके ऊपर में अगर इस सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह की करते चले इस तरह, तो सनलाइट जब गिरेगा तो सब इससे इसका डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस कम है तो वायुमंडल में कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी मिलेगा ना। तो इसके तुलना में यहाँ पर तो टेम्परेचर अधिक होगा तो उसके तुलना में यहाँ टेम्परेचर भी अधिक है और बिल्कुल डायनेमिक भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक करने के कारण क्या होता है कि यहाँ के एयर थोड़ा सा गर्म होकर थोड़ा हल्का होता है और जब हल्का होता है तो बिल्कुल ये जैसे ही पृथ्वी ये घूमता है तो बिल्कुल आपने बाएं और दाएं क्या होता है अपना जगह बना लेता है। बिल्कुल तेरा आपको देखिए दिया होता है कि बिल्कुल यहाँ पर इस चीज को आपको समझिए कि ये वाला क्वेश्चन पर जो है ना आप इतना तो कह सकते हैं कि यहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सनलाइट कम पड़ता है तो हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर जब यहाँ पर अधिक है तो इसके तुलना में तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है क्योंकि यहाँ पर सन सूर्य जो है जैसे सनलाइट जब गिरता है तो यहाँ पर अधिक गिरता है, वहां पर कम गिरता है। यहाँ पर कम से कम डिस्टेंस को वायुमंडल को तय करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस सनलाइट को बिल्कुल जो है तय करना पड़ता है। इसको लगता है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए, सुनिए, यहाँ पर सूर्य इसी की जगह पर ऐसे नहीं रहता है, सूर्य पृथ्वी से कहीं गुना बड़ा है। पृथ्वी इसके सामने, यानी कहने का मतलब है कि कर्क रेखा के सामने अगर है तो यहाँ पर सन है, परपेंडिकुलर होना पड़ रहा है। हाँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा, आप इसके बाद इसी तरह जो सब जगह पर जो है पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर होगा क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में डिस्टेंस कम है। और वायुमंडल में डिस्टेंस का है तो वायुमंडल में जो भी ह्यूमिडिटी होता है, जो भी चीजें उसका एब्जॉर्ब कम होता है और जल्दी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जाके गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो वायुमंडल ही तो सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कर लेगा तो वहां पहुंचते पहुंचते कम मात्रा में पहुंचता है, तो इसके तुलना में तो यहाँ अधिक पहुंचेगा ना, तभी तो हमेशा बर्फ है। हाँ, तो यहाँ से इसके तुलना में तो यहाँ पर अधिक पहुंचेगा ना। जब अधिक पहुंचेगा तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर, इसके तुलना में यहाँ पर अगर टेम्परेचर अधिक है तो उसके तुलना में यहाँ पे लो प्रेशर होगा है। हाँ, टेम्परेचर है तो उसके तुलना में इसके तुलना में लो प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पर जो लो प्रेशर मेन फैक्टर नहीं है, आपको जो लो टेम्परेचर मेन फैक्टर नहीं है, आपको गति है, डायनेमिक, कि पृथ्वी जब घूमता है तो घूमने के बाद अब यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर जब सनलाइट थोड़ा बहुत पड़ रहा है, अब नॉर्मल वेलोसिटी के साथ पृथ्वी घूमती है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है यहाँ के एयर तो हल्का गर्म हुआ है, तो गर्म हुआ है तो पृथ्वी जैसे घूमेगी जिस स्पीड से घूमता है नॉर्मल, तो कुछ साथ लेके जाता है तो हवा कुछ हल्का है, तो हल्का होने के बाद कुछ ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। अगर हवा बिल्कुल हल्का पूरा एकदम कंप्लीट रूप से ठंडे ही रहता तो बिल्कुल पृथ्वी का अनुसरण चल सकता था, या फिर वो अपने जगह पर रह जाता, पृथ्वी का अस्तर भाग आगे निकल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हल्का होने के साथ जो है जैसे घूमता है तो उस पर प्रेशर जैसे ही पड़ता है तो वो क्या होता है, कुछ उधर चला जाता है, कुछ इधर। तो यहाँ पर ये खाली हो गया और खाली हो जाने से लो प्रेशर बना। तो आपको यहाँ पर पूछे कि सब पोलर रीजन में लो प्रेशर का क्या रीजन है, तो सीधा देखिए डायनेमिक और टेम्परेचर दोनों होगा, लेकिन मेन डायनेमिक ही है, गति ही है, पृथ्वी का घूमना नहीं। और यहाँ पर एक ही बात है, सनलाइट पहुंचता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में सन एनर्जी पहुंचता है, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर सनलाइट कम ही है तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो कम होगा तो वहां का चीज तो ठंडा होगा ही ना, तो वहां पर लो प्रेशर। तो आप ये पता चलेगा कि कहां पर हाई प्रेशर होगा, कहां पर लो प्रेशर, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब जब क्लियर समझ में आ गया तो फिर हम आगे बात करते हैं कि बिल्कुल हमारे मॉनसून के लिए इंडिया जो है यहाँ पर है,
इंडिया कहाँ पर है? इस जगह पर है, यानी इंडिया ट्रॉपिकल से नीचे और हैं? सब ट्रॉपिकल से नीचे और इक्वेटोरियल से ऊपर, नहीं सब ट्रॉपिकल के बीच में है। हाँ, सब ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल के बीच में है। और ये कर्क रेखा जो है बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, यानी बिल्कुल कर्क रेखा जो है इंडिया के बीचों बीच गुजरात से होकर सीधा आगे गुजरता है। तो ये आपको जो इस जगह पर इंडिया है। अब यहाँ पर यहाँ की क्लाइमेट मॉनसून के लिए क्या रीजन होगा, यहाँ पर मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होता है? अब यहाँ पर समझने से पहले एक चीज और समझना होगा, ये इक्वेटर को हम खत्म, ये कर्क रेखा वाला को खत्म कर रहे हैं। अब पहले बड़े ये हाई प्रेशर बेल्ट तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, हवा जब भी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि यहाँ से हवा उठी, ऊपर उठने के बाद ठंडा होने के बाद यहाँ बैठता है, यहाँ पर बैठता है। अब यहाँ से भी हवा ऊपर उठी तो कुछ इधर जाकर बैठा, कुछ इधर जाकर भी बैठता है, होता है ना ऊपर। तो यहाँ पर कुछ जो है ना इधर जाके भी बैठता है, याद रखिए। तो इसको भी जेट कहते हैं, इसको भी जेट कहते हैं, इसको भी जेट, क्योंकि यहाँ का भी हवा जैसे ही बिल्कुल फैला नीचे था, पृथ्वी घूम रहा है, तो घूमने के बाद ये हवा थोड़ा सा हल्का हुआ तो ऊपर उठने के बाद कुछ ऊपर इधर बैठ रहा है, कुछ इधर बैठ रहा है। तो ऊपर जब जैसे ही वायुमंडल से चलने लगा ऊपर और नीचे, तो उसको हम जेट कहते हैं। तो इसको हम पोलर जेट कहते हैं, ये वाले को हम क्या कहते हैं? पोलर जेट कहते हैं। याद रखिएगा, ये बड़ी कमाल का चीज है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं। ये जो होता है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से उठा, उठने के बाद इधर निकला, इधर बैठ गया, फिर थोड़ा सा ये तिरछा है, हम लोग से तिरछा करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, इसको जेट कहेंगे और इसको जेट कहेंगे। और फिर यानी यहाँ पर ये हवा गर्म होकर ऊपर उठा, उठने के बाद फिर नॉर्थ और कुछ साउथ की तरफ गया, ठंडा होकर फिर यहाँ पर बैठा, तो ऊपर इधर गया, इधर गया, फिर नीचे बैठा, फिर नीचे बैठा। फिर यहाँ क्या हुआ, क्या है, कुछ ऊपर उठता है, फिर ऊपर जाएगा, इधर मिलेगा और इधर आके फिर इससे टकराएगा, टकराने के बाद फिर दोनों यहाँ पर मिलता है। यानी यहाँ क्या हुआ, ऊपर भी गया और इस जगह पर दो जगह से यहाँ का हवा भी जाता है, यहाँ का भी हवा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम कहते हैं ये नहीं पोलर, इसको हम कहेंगे, ये वाला तीन को याद रखिएगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी जो है इसी तरह होता है। इधर मुड़ा, फिर यहाँ जाके बैठ गए, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इधर जो मुड़ा, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ जो इक्वेटर है, इसको हम कहेंगे, इसको ट्रॉपिकल जेट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, ट्रॉपिकल जेट कहेंगे इसको। इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, इसको ये वाला पोर्शन, ये आपको हम, ये वाला जो पोर्शन इसके ऊपर में, ये ट्रॉपिकल जेट है, इसको ऊपर ट्रॉपिकल को ऊपर चलता है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर आप डायरेक्ट आगे, ये जो नीचे उतरता है ना, नीचे उतरता है, ये आगे जाकर इसको हम सब ट्रॉपिकल जेट कहेंगे इसको। और ये जो दोनों आके जो मिलता है यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टेम्परेट जेट कहेंगे, टेम्परेट जेट कहेंगे, यानी शीतोष्ण जो है ना जेट। और ये इसको क्या है? उपोष्ण जेट। और इसको पोलर जेट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? पोलर जेट कहेंगे। अरे वायुमंडल के ऊपर जो चलेगा, पोल की तरफ जाएगा, उसको पोलर जेट कहेंगे। और ये सब ट्रॉपिकल की तरफ जा रहा है, इसलिए सब ट्रॉपिकल जेट कहेंगे। ये वाला सब ट्रॉपिकल है, तो सब ट्रॉपिकल की तरफ जा रहा है, इसलिए जो है सब ट्रॉपिकल जेट, इसको हम टेम्परेट जेट कहते हैं। अब यहाँ का हाई प्रेशर लो प्रेशर तो समझ, ऊपर वाले को तो हम जेट कहते हैं। अब यहाँ पर हवा जब भी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में हाई प्रेशर बना हुआ है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगे। तो ये पूरा साल भर जो है ना बिल्कुल ये हवाएं चलती रहती है। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले को हम जेट कहेंगे, लेकिन नीचे वाले को हम पवन के विंड कहेंगे। तो इसको हम ट्रेड विंड कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो नीचे जो चलेगा, इसके ऊपर में जो चलता है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में जाके गिरता है, उसको हम क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल जेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे जो आता है, इसको हम नीचे वाले जो चलता है, आप देखिए पूरा चक्कर काट रहा है, ये गर्म हुआ,
ऊपर उठा, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे बैठा, फिर नीचे ठंडा होने के बाद फिर इधर ही आ रहा है, देख रहे हैं ना, ऊपर उठा, फिर बिल्कुल ऊपर उठने के बाद गर्म हुआ, ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद जो है क्या होगा, फिर आपको जो है बिल्कुल जरा कुछ नॉर्थ की तरफ चला, साउथ की तरफ चला, ठंडा हुआ, धीरे धीरे नीचे बैठ गया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना, और हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर से वहीं पर हवा पहुंच गया, जहां से निकला था वहीं पर आ गया। तो इसी को हम ट्रेड विंड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ट्रेड विंड कहते हैं, ये ट्रेड विंड हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं, इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। अब इसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ भी हवाएं चलेगी हाई प्रेशर से, अब आपको थोड़ा सा हाँ, तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर 0 डिग्री इक्वेटोरियल की तरफ जो आया है, हाँ, तो उधर भी सब पोलर रीजन में भी तो जा सकता है। हाँ बिल्कुल जाएगा, सबका नाम पड़ेगा, सबका नाम पड़ेगा कि आप कल सुनते जाइए, यहाँ आपको करेंगे इधर भी तो जाएगा, तो उधर भी जाएगा, उसका भी नाम। तो ये नीचे जब आ रहा है तो नीचे वाला जो है, आप ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आपके कहना कि इधर भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जा रहा है यहाँ पर। देखिए अब बात ये हो जाता है कि डायरेक्शन बड़ा, देखिए यहाँ पर हम इधर क्यों नहीं घुमाया, उधर क्यों घुमाया, ये आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर डायरेक्ट क्यों नहीं आया, पीछे क्यों गया, ये तो जो हमारी ग्लोब है, मतलब अर्थ है, जो आगे की तरफ मूव कर रही है, इसलिए ये डायरेक्शन पीछे की तरफ है। क्या हुआ, यहाँ पर भी तो अलग है, सबका अलग अलग। देखिएगा यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन तो मैं बता सकता हूँ क्यों हो रहा है, ये दोनों डायरेक्शन तो इसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, अभी आप पता है कि हवा को पीछे पीछे की तरफ पीछे हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ हवा है, मैंने अभी तुरंत बताया कि पीछे तेजी से भाग रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन अभी तो आपको बताया था कि ये वाला कि अब आपने हवा को कुछ देर साथ तक लेके जाना है, निकाल, हाँ, फिर वो डाइवर्ट हो जाता है, जाएगा, फिर हाँ हवा को पहला डायरेक्शन तो बना दिया ना वो, तो डायरेक्शन बना दिया, तो बिल्कुल अर्थ को बिल्कुल जो है ये अपना डायरेक्शन है, अगर वेस्ट से ईस्ट अगर अर्थ घूमती है तो ये वाला सर्किल बिल्कुल छोटा है, नॉर्मल है, तो बिल्कुल इसका अपने साथ हवाएं लेके जाती है, इसलिए उसका डायरेक्शन आपको इधर है। ये आपको क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता हुआ दिखता है, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, क्योंकि पृथ्वी अपने साथ लेके हुआ जाता दिखता है, क्योंकि ये आपका सर्किल जो है, आपको हम बोले थे कि नॉर्मल वेलोसिटी के साथ ये सर्किल चलता है, तो हवा को कुछ देर अपने साथ लेके जाती है, तो हवा का जो कुछ देर साथ में लेके जाती है, तो पृथ्वी का जो डायरेक्शन होगा वही उसका भी डायरेक्शन होगा, तो इसलिए ही आगे क्यों जा रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इतनी ठंडा हवा है, इतनी भारी है कि पृथ्वी घूमता है, स्थल भाग आगे निकल जाता है, लेकिन हवा भारी है तो पीछे छूट जाता है, पीछे छूट जाता है, वही रहता है, लेकिन पृथ्वी जब आगे निकलता है तो उसको पीछे जाता हुआ दिखता है। ट्रेन में चलते हैं तो गाछ वहीं पर है, हम आगे निकलते हैं तो लगता है कि वो पीछे भाग रहा है, हाँ हाँ, इसीलिए जो है ये पीछे क्यों घूमता है, ये समझ गया आराम से कि इसका डायरेक्शन इधर क्यों होगा और इसका डायरेक्शन इधर क्यों होगा, यहाँ का डायरेक्शन, तो ये वाला जो डायरेक्शन देखिएगा यहाँ पर सेम टू सेम इसी तरह यहाँ भी होगा सेम टू सेम, तो यहाँ पर भी आपको किस तरह का होगा, तो बिल्कुल पश्चिम की तरफ जाता उधर जाता दिखेगा, तो इधर का डायरेक्शन होगा, ये पश्चिम की तरफ डायरेक्शन होगा, और ये अगर पूरा रहे इधर मुड़ेगा, क्योंकि ये देखिए पीछे इधर जाएगा ना, इधर वेस्ट इधर ना है, इधर जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, देखिएगा ये 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे की बात करते हैं, तो 0 डिग्री से ऊपर का जहां से हवा निकलती है, आपको देखिएगा कि बिल्कुल वहीं से जहां से निकलती है दाएं ओर मुड़ जाता है, देखिएगा यहां से निकला, खड़ा होकर देखिए, यहाँ पर खड़ा होकर इधर मुड़ कीजिए, तो दाएं इधर है तो दाएं मुड़ा, अच्छा यहाँ पर देखिए खड़ा होकर देखिए कि इधर से निकल रहा है तो दाएं ओर मुड़ा, फिर वहां से देखिए इधर आ रहा है, वहां खड़ा होकर देखिए ये भी दाएं ओर मुड़ा, तो सब के सब उत्तरी गोलार्ध में हवा जहां से भी निकलती है अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। देखिए देखने में उल्टा है, लेकिन देखिए यहाँ से हवा निकल रहा है, हवा यहाँ से चलना शुरू किया तो अपना दाएं ओर मुड़ा, फिर यहाँ से हवा फिर ऊपर भी तो जा रहा है, तो फिर ये दाएं ओर मुड़ा, फिर ऊपर से आ रहा है तो वो भी दाएं ओर मुड़ा, तो जहां से भी निकलती दाएं ओर मुड़ा। इसका पता लगाने वाले कि ये तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो है जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस बल के कारण ही वो कहां पर सीधा लगेगा कहां पीछा लगेगा उसी का हवा मुड़ते रहता है।
तो कोरियोलिस बल के कारण ही हवा बिल्कुल जो है ना अपने उत्तरी गोलार्ध में जहां से निकलता है अपने दाएं ओर मुड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जहां देखिए बाएं ओर मुड़ता है। यहाँ जाएगा, यहाँ से जा रहा है तो बायां इधर है, देखिए तो जा रहा है बाएं मुड़ रहा है ना, और फिर यहाँ से इधर आएगा तो उधर भी देखिए सब बाएं मुड़ रहा है, और फिर इधर से जाएगा तो सब बाएं मुड़ रहा है। यहाँ से जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा जा रही है इधर मुड़ रहा है तो बाएं ना हो गया। जहां से हवा निकलती वहां खड़े हो जाइए, और जिधर जा रही है उधर मुंह करके खड़ा हो जाइए, देखिएगा बाएं ओर मुड़ता है नीचे। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर है, यहाँ से इधर हवा जाएगी बाएं मुड़ा, यहाँ हाई प्रेशर लो इधर से भी हवा इधर जाएगी। यहाँ पर भाई इधर कुछ हवा इधर निकलेगा तो कुछ इधर भी तो निकलेगा, लो प्रेशर तो इधर भी है, तो यहाँ से देखिए निकला तो फिर बाएं ओर मुड़ा, खड़ा होकर देखिए, यानी जिधर हवा जाएगी उधर मुंह करना है। अच्छा, जिधर जाएगी उधर की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ इधर जा रही है, इधर मुंह कीजिए बाएं मुड़ा। मैं अर्थ के हिसाब से देख रहा था कि वो राइट जा रहा है। नहीं, आपको जरा बिल्कुल जरा यहाँ खड़े होकर देखिए, फिर यहाँ पर खड़ा होकर, क्या हवा तो इधर जा रही है, लो प्रेशर की तरफ मुंह करना है, हाई प्रेशर की तरफ, हाँ लो प्रेशर की तरफ मुंह करना है, तो यहाँ खड़ा होकर देखिएगा तो फिर ये हवा इधर मुड़ रही है। तो जितने भी दक्षिणी गोलार्ध की हवा है अपने जहां भी निकलती है, जहां से निकलती है अपना बाएं ओर मुड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ेगी। ये किस लिए होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण होता है। इसी को पता लगाने वाला व्यक्ति का नाम फेरल ने ये पता लगाया। तो फेरल नियम के अनुसार जो है ना आपको सीधा कहते हैं इसके बारे में पता लगाया फेरल, तो इसलिए फेरल को कह सकते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवा जहां से निकलती है अपने दाएं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध की हवा जहां से निकलती है अपने बाएं ओर मुड़ती है। ये पूरा क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब हम नाम रखेंगे, ये आपको जो है 30 डिग्री और 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में ये वाला हवा, ये वाला, दोनों को हम ट्रेड विंड कहते हैं। और इसके बीच में जो है चल जो रहा है ये वाला 60 और 35 के बीच में चल, इसको हम पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन क्यों कहते हैं? पछुआ पवन की पश्चिम से पूरब की तरफ हवा का नाम जिधर से निकलती है उसी के नाम पर पड़ता है, जिधर जाती है उधर नहीं, जिधर से निकलती है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि पश्चिम जा रहा है तो पछुआ हो गया, नहीं, पश्चिम जाने वाली हवा पूर्वा है, पूरब से आ रही है, जिधर से आ रही है उधर। हाँ, जिधर से आ रही है उसका नाम पर पड़ेगा। आप समझ रहे कि पश्चिम जा रहा है तो पछुआ ना चल रहा है, नो, पश्चिम जा रही है इसका मतलब पूरब से आ रहा है तो पूर्वा हुआ वो, और पूरब की तरफ जाएगा कोई हवा तो समझ रहे कि पश्चिम से आ रहा है तो पछुआ हुआ। बात समझ में आ गया? तो हवा जहां से निकलती है उसी का नाम पर पड़ता है। ये हवा जो है ना बिल्कुल इस दोनों को हम ट्रेड विंड कहते हैं, ये पछुआ पवन कहते हैं, और ये ध्रुव से आती है इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं, ध्रुवीय पवन कहते हैं, पोलर विंड कहते हैं, और इसको हम वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवन को हम वेस्टर्लीज कहते हैं, और इसको व्यापारिक पवन को हम ट्रेड विंड कहते हैं। ये वाला व्यापारिक पवन। अब बात है कि पछुआ पवन ऊपर में भी है नीचे में भी है, ध्रुवीय पवन यानी पोलर विंड ऊपर में भी है नीचे में भी है, और ट्रेड विंड ऊपर में भी है नीचे भी है। तो क्या सबका उसका भी अलग अलग नाम है। जैसे कि ये पूरा ट्रेड विंड है, अब देखिएगा बेटे ध्यान से, ये भी ट्रेड विंड, ये भी ट्रेड विंड, दोनों ट्रेड विंड है। इस ट्रेड विंड किस डायरेक्शन से निकलता है? देखिएगा एक्स डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन याद रखने के लिए याद रखिएगा, ये ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और इसके बीच में अगर नॉर्थ ईस्ट, और इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में अगर आया है साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये हवा इस डायरेक्शन से निकलती है ना, यहाँ से निकलती है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट नहीं, जिधर से निकलती है उधर से निकलती है, वो तो नॉर्थ ईस्ट। यहाँ बीचों बीच ऐसे खींचिए, खींच लिया, उधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। इसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इसका नाम है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। इसलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है व्यापारिक पवन, उस व्यापारिक पवन को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। ठीक है, ऊपर। अब दक्षिण वाला आप बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नॉर्थ वेस्ट नहीं, फिर क्या करेंगे? बीचों से खींच लीजिए, साउथ ईस्ट से निकल रहा है, इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ट्रेड निकलने वाला है। हाँ, तो साउथ ईस्ट ट्रेड इसी तरह डायरेक्शन नाम पड़ जाएगा। ये कौन? अब इसी पछुआ पवन है, इस पछुआ पवन का नाम क्या होगा? ये हो जाएगा साउथ वेस्ट।
वेरी फाइन। साउथ वेस्ट पश्चिम वाला, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे कर देंगे। Yes. ये नॉर्थ हो गया, ये ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ये बीच से निकलता है Yes. तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। आप समझ में आ गए? ये नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड। इसी तरह पोलर विंड का भी नाम पड़ जाएगा, सबका पड़ जाएगा। ये आप अपने इस सारा चीज को अपने समझ गए। कैसे प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ, कहां हाई प्रेशर कहां लो प्रेशर, जेट किसको कहेंगे, विंड किसको कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल कहां से कौन सी हवाएं निकलती है, उसका नाम क्या होगा, किस डायरेक्शन पे नाम क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में उसकी दिशा क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में उसकी दिशा क्या होगी, और बिल्कुल क्यों किसके लिए होता है इसका, यानी बिल्कुल कौन सा फोर्स के कारण होता है, इसकी पता लगाने वाला व्यक्ति कौन था। बिल्कुल जो है ये याद रखिएगा। फेरल से लेकर कोरियलिस बल से लेकर सब कुछ इतना तो समझ में आ गई। अब इसके बाद ये भी पता चल गया आपको कि हवा नीचे से जाता है तो ऊपर की ओर, अरे जैसे कि धरातल से नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान क्यों कम होता है, ये भी पता चल गया है आपका। कोई समझने में दिक्कत तो नहीं है? फिर हम आगे बढ़े। अब हम आते हैं अपने टॉपिक मॉनसून पर। ये अगर समझ में आ गया है तो उसको भी आसानी से समझ लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कर्क रेखा कहाँ था, इसी के बीचों बीच था ना, इसी का 30 के बीच में 23.5 वाला था, और ये बिल्कुल 23.5 वाला था। तो कर्क और मकर रेखा, कर्क रेखा के पास से हमारा इंडिया इस जगह पर है, तो यहाँ पर मॉनसून क्यों आएगा हम देखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें इसको बिठा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। इसको अगर बेहतरीन ढंग से अगर समझ आप गए हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जो है सब चीज आप आराम से समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहां पर क्या चीज होता है, एक नॉर्मल आपको कभी नहीं बताई गई। ये जो है किसी भी किताब में आप रगड़ कर रख दीजिए, खाली इतना ही बोलेगा कि इक्वेटर में बिल्कुल खाली टेम्परेचर अधिक होता है तो लो प्रेशर बनता है। यहाँ पर क्यों, कोरियोलिस बल के कारण जो है ना हवाएं मुड़ती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल यानी पृथ्वी के घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ेगा कि इधर वाला हवा इधर मुड़ेगा, इधर वाला मुड़ा, उसमें बाद में हमारा बल का पता लगता है, पहले मेरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसीलिए आप फिजिक्स से पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट रूप से फिजिक्स है, याद रखिए पूरा कंप्लीट रूप से। इसको अगर आप समझते हैं तो सारी चीज आपका आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, चला गया सबसे। अच्छा हाँ, तो वो कैसे ठीक कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है, हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है ना इंडिया में मॉनसून कैसे आएगा। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक तरफ छोटा सा हम ग्लोब बनाते हैं, सब बोलिए चाय देखिए